रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है ना सर? एक बार कंफर्म करो तो मैसेज मिला है कि नहीं। यस सर। ओके सर। अच्छा, तो चलो सर स्टार्ट करते हैं जीएसटी क्लास। सर एक्चुअली ये थर्सडे वाला क्लास जो था नहीं हो पाया था, तो कंटिन्यू करेंगे जीएसटी को, ठीक है। तो जीएसटी में चार्ज अंडर जीएसटी हो रहा है। तो चार्ज अंडर जीएसटी इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट, क्या बोल सकते हैं सर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जीएसटी। सर आप हर टॉपिक को इम्पोर्टेंट बोल के दिमाग खराब करते हो, कोई बात नहीं सर, करना चाहिए। अच्छा देखो, तो बेसिकली जीएसटी में चार्ज में आज क्या होगा, चार्ज अंडर जीएसटी में क्या होगा। मुझे जितना याद आ रहा है कि हम लोग इससे पहले जीएसटी के ऊपर, मैंने चार्ज अंडर जीएसटी के ऊपर जीटीए सर्विस हो गया था। जीटीए माने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, याद है सबको? हेलो, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बारे में। ऐसे तो रिवर्स चार्ज होता है, बट गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का लिटिल बिट डिफरेंसेस है सर, कि किस पॉइंट में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और कब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रेट लगने से क्या होगा, कभी 12% का रेट लगता है तो कभी 5% का रेट लगता है, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांसपोर्टर, डिपेंडिंग ऑन दी ट्रांसपोर्टर। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर 5% जीएसटी में काम कर रहा है तो उनके केस में क्या होगा, अगर कोई ट्रांसपोर्टर 12% जीएसटी रेट के बेसिस में काम कर रहा है तो उनके केस में क्या होगा। सर इसको मैं रिपीट और नहीं करूंगा बिकॉज ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स मैटर था, बट इंटरेस्टिंग क्या मैटर था, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कशंस कर चुका था। तो इफ बाय चांस किसी ने प्रीवियस क्लास मिस किया है, उनको क्या करना चाहिए सर, चुपचाप लिंक लेके जीटीए का क्लास कंप्लीट कर लेना चाहिए। सर अगर आप नहीं करते हो तो बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना करें, ऐसा ना करें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाए। सर हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बात कर रहे हैं, स्पेशली चार्ज में बात कर रहे हैं। वी ऑल नो कि जीएसटी में जो जीएसटी चार्ज होता है ट्रांजैक्शंस पे, एक होता है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस पे बेसिस पे और एक होता है रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत सारा चर्चा हुआ है कि फॉरवर्ड चार्ज इज ए पॉपुलर कॉन्सेप्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड में ही होता है ना सर। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड का मतलब होता है नॉर्मली जीएसटी कैसे चार्ज किया जाता है। तो नॉर्मली जीएसटी चार्ज ऐसे होता है कि आप अगर आप एक सेलर हो या सप्लायर हो, तो सप्लायर को क्या करना पड़ता है, सप्लायर को क्या करना पड़ता है सर, कि सप्लायर जो होते हैं वो किसी रिसिपिएंट को प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई करते हैं और बदले में, और बदले में जीएसटी कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। दैट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। ये टॉपिक मैंने आपको रिवर्स चार्ज बताने के टाइम पे बार बार इसका डिफरेंस को बार बार बताया था सर, याद है सबको? प्लीज बताओ, याद आ रहा है कि नहीं? हेलो, अरे याद है कि नहीं, इतना तो बता दो सर। कि सब भूले गए सर? हाँ, सब भूल गए सर? तनोन याद नहीं है? है सर याद। याद है ना सर? कोनिका, नील, पिंकी, याद करो सर, ये सब चीजें भूलने वाला चीज थोड़ी है। सर याद है ना सर? मैंने नहीं मिस किया है सर मिस क्लास, ये मिस 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 किया है। का मिस हो गया सर, ओके ठीक है सर, कर लेना सर, बहुत वाइटल टॉपिक है जीएसटी का। जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये टॉपिक बहुत वाइटल माना जाता है कि नॉर्मल पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसेस कैसे होते हैं। नॉर्मल पेमेंट ऑफ जीएसटी होते हैं कि सप्लायर गुड्स को सप्लाई करते हैं, किसको, सप्लायर सर्विस करते हैं, सप्लायर गुड्स या सर्विस सप्लाई करता है रिसीवर को, जो गुड्स रिसीव करता है। इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि अगर इस तरफ कोई सेलर है, इस तरफ कोई बायर है ना, तो बायर क्या करेगा, गुड्स रिसीव करेगा या सर्विस रिसीव करेगा। सेलर या सप्लायर जो है वो गुड्स सप्लाई करेगा। तो प्रोसेस कैसे रहते हैं कि सप्लायर जब गुड्स सप्लाई कर दिया या सेलर ने जब अपना गुड्स या सर्विस
सप्लाई कर दिया, फिर बदले में जो रिसीवर है वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, प्राइस पे करेगा, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, और सप्लायर क्या करेगा, गुड सर्विस देगा, है ना। तो प्राइस मानो किसी प्रोडक्ट का है 1000 टका, 1000 रुपीज, सिंपल एग्जाम्पल है, और उस प्रोडक्ट के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे 18 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, सर्विस टू सर्विस। नाउ द क्वेश्चन इज 1000 में 18% जीएसटी, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी भी चार्ज हो सकता है अगर सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो तो, है ना। इफ इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस है, अगर स्टेट ट्रांजैक्शंस इंट्रा स्टेट है, माने एक ही स्टेट के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर ही हो रहा है, दुर्गापुर टू खड़गपुर, खड़गपुर टू कोलकाता, कोलकाता से सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी से मालदा, मालदा से बहरमपुर, ठीक है। ये बहरमपुर एक मुर्शिदाबाद में, बंगाल में भी है, उड़ीसा में भी है। उसको एक्चुअली उड़ीसा का एक्चुअल नाम ब्रह्मपुर है, बट उसको भी लोग बहरमपुर बोलते हैं। अगर स्टेट चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इंटर स्टेट, है ना। जब स्टेट बदल जाता है, मानो बंगाल से उड़ीसा जा रहा है, उड़ीसा से झारखंड जा रहा है, ठीक है, झारखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, कोई भी स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज होने से इंटर स्टेट होता है, और तब कौन सा टैक्स लगता है, तब आईजीएसटी चार्ज होता है। आईजीएसटी का जो मतलब गवर्नमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करता है, बाद में वो स्टेट को कन्वर्ट करता है, वो अलग बात है, उसमें बाद में बात कर लेंगे। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी का पार्ट होता है, 18% को दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। सर ये सब बेसिक नॉलेज है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना, दीज आर बेसिक नॉलेज। सर क्यों बेसिक, डे टू डे लाइफ में हर एक इंसान इसको देखता है, कोई भी चीज परचेज करता है, बिल लेता है, जीएसटी देता है, तो जीएसटी बिल के अंदर इस तरह का ही कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, या तो इंट्रा स्टेट परचेज होगा, या तो इंट्रा स्टेट सेल होगा, या तो इंटर स्टेट सेल होगा, या तो इंटर स्टेट परचेस होगा, तब आपको ऐसा ही चीजें देखने को मिलता है। now क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर ये पूरा जीएसटी पढ़ने के पीछे हम लोगों का क्या कनेक्शन है। सर जीएसटी पढ़ने के पीछे का मेन रीजन है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है, और रेवेन्यू सोर्स में गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सोर्स है, माने अर्निंग सोर्स है, उसमें जीएसटी ऑलमोस्ट 70% एरिया कवर करता है। माने इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्न 100 रुपीज इन अ ईयर, then 17 rupees they earn from GST, 17 rupees they can get from GST। तो इतना इंपॉर्टेंट है सर, गवर्नमेंट का इतना अर्निंग एरिया में से 17% जीएसटी देता है। तो सोचो कि गवर्नमेंट जीएसटी के बारे में कितना ज्यादा चिंता दिख रहा है ना सर, गवर्नमेंट कितना कंसर्न होंगे कि भाई मेरे जीएसटी कॉन्सेप्ट को या प्रोसेस को कंप्लीट करने में गवर्नमेंट को कितना चिंता होता है। और उसी चिंता के लिए आप लोग जीएसटी एक्सपर्ट बन रहे हो, कंसल्टेंट बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई करते हो, सीएमए का पढ़ाई करते हो, सीएस का पढ़ाई करते हो, जो बेसिकली आज के डेट में इंडिया में जीएसटी रिलेटेड मैटर को सबसे ज्यादा कंट्रोल या बेसिकली डील करता है, सीएस सीएम। एंड दैट इज वाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के नाते, एक कॉस्ट अकाउंटेंट होने के नाते, एक कंपनी सेक्रेटरी होने के नाते जीएसटी के ऊपर आप सभी का ग्रिप बहुत ही टॉप लेवल होना चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है, और गवर्नमेंट आप लोगों को इसीलिए एक्सपर्ट्स के तौर पे रेडी करना चाहता है, ताकि आप पब्लिक का सारा काम कर पाओ, और गवर्नमेंट को जो भी कंप्लाइंस है जीएसटी रिलेटेड, जो भी कलेक्शन प्रोसेस है, उसके बारे में आप प्रॉपरली जानो, और उसके पीछे का हजारों कारण होता है, रीजंस होता है, लॉजिक होता है, उसके ऊपर काम करें। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो नॉर्मल पेमेंट ऑफ जीएसटी प्रोसेस ऐसे होते हैं कि सप्लायर गुड सप्लाई करता है, रिसीवर उसका पेमेंट करता है, और उसमें अगर 18% जीएसटी है, 1000 में 18%, तो ये 18% गवर्नमेंट के घर में सप्लायर रिसीवर से कलेक्ट करता है, सप्लायर रिसीवर से 18 रुपीज कलेक्ट करता है, एंड फिर वो 18 रुपीज गवर्नमेंट के घर में जमा करता है। और बदले में जो भी जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करता है, उसको बदले में आईटीसी वेबल होता है। ऐसे नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट घर में जो भी जीएसटी देता है, इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हो चुका है, होलसेलर जब रिटेलर को देता है, रिटेलर जब कंज्यूमर को देता है, हर केस में आईटीसी जनरेट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये मत पूछना सर ये समझ में नहीं आया, बिकॉज मैं आईटीसी के बारे में बार बार बात किया सर। सो ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। बेसिकली फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर गवर्नमेंट के घर में डायरेक्ट टैक्स पे करता है by collecting the tax from recipient of the goods or service
एंड पे टू द गवर्नमेंट। समझ में आया ना सर? ये तो पहले का बात चल रहा है, ये पुराना बातें हैं सर, तो छोड़ो जी कल की बातें। हाँ, छोड़ो जी कल की बातें, आज का बात करते हैं। हम लोग रिवर्स चार्ज में बात कर रहे हैं, ये भी कल का बात हो गया, ये भी कल का बात है सर, ये भी हो चुका है। रिवर्स चार्ज में क्या करते हैं कि गुड्स एंड सर्विस का कोई सप्लायर होता है, सप्लायर रिसीवर को देता है, रिसीवर गुड्स का पेमेंट करता है, जो भी सर्विस या गुड्स वो रिसीव करता है, और सप्लायर उसको गुड्स या सर्विस देता है, किसको? रिसिपिएंट को। लेकिन इस बार जो रिसिपिएंट होता है सर, जो गुड्स को रिसीव करता है या सर्विस को रिसीव करता है ना, उसको हम लोग रिसिपिएंट कहते हैं। रिसिपिएंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट के घर में डायरेक्ट करेगा, मैंने यहाँ पर सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता है गवर्नमेंट को, रिसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को करता है। इसके वेराइटीज केसेस है, एक आध केस नहीं। ऐसे जीटी के केस में एक तरह का होता है, सबसे ज्यादा मैंने आप लोगों को पूरा लिस्ट पढ़ के सुनाया था, जो बीड़ी पत्ता का काम करता है, जो काजू का एग्रीकल्चरल करता है, जो फॉरेन से इंपोर्ट करता है, ऐसे वेराइटी सिचुएशंस है ना, जहां पर आरसीएम एप्लीकेबल होते हैं। मैं आरसीएम के बारे में या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में और ज्यादा नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब हो चुका है। इवन अभी हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक में बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे कि एक टॉपिक लास्ट क्लास में हुआ है जीटीए, है ना, एक टॉपिक हम लोग लास्ट क्लास में किए थे, और टॉपिक का कॉन्सेप्ट था जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, है ना सर। और उसके ऊपर डिटेल्स में बातचीत किया मैंने, मतलब कोई पॉइंट अनटच नहीं रखा, हर पॉइंट में बात किया। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जीटीए रिलेटेड क्वेश्चंस आने से दिक्कत होना चाहिए, अगर आप लोग प्रॉपरली क्लास कर रहे हो, सुन रहे हो और घर पे रिवाइज कर रहे हो। क्वेश्चन आंसर डील कर लेंगे सर, बट अगर आपको प्रोविजंस नहीं पता, अगर आप कभी कान में सुने भी नहीं, घर पे पढ़ने के टाइम पे प्रोविजंस को लिखा नहीं, तो भूल जाओगे, तो भूल जाओगे। अच्छा सर, आज क्या होने वाला है? सर आज का जो जीएसटी टॉपिक है, ये भी रिवर्स चार्ज के ऊपर ही है। कुछ टॉपिक है जैसे कि पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। मैंने कोई होता है ना सर, गाड़ी भाड़े पे देता है, कार रेंटल सर्विस, कार रेंटल सर्विस समझते हो? आपके पास कार है, आप किसी को रेंट पे देते हो, कमाते हो ना। क्वेश्चन इज दैट जीएसटी कौन कलेक्ट करेगा और कौन पे करेगा, है ना? हु विल पे जीएसटी एंड हु विल कलेक्ट जीएसटी, उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करूंगा आपके साथ। ये मोटर व्हीकल है, मैंने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, जीटीए नहीं है। फिर मैं आपके साथ बात करूंगा एक ऑर्गेनाइजेशन पे, स्पेशली एक कंपनी पे, एक स्पेशली एक कंपनी पे डायरेक्टर काम करते हैं, और डायरेक्टर को कंपनी रेमुनरेशन देते हैं। ऐसे डीन डायरेक्टर के ऊपर एक स्पेशल चैप्टर भी आता है सर, स्पेशली सीए सीए सीएमए तीनों के लिए ही ये टॉपिक इंटरमीडिएट लेवल पे इंपॉर्टेंट माना जाता है। कंपनी सेक्रेटरीज और सीएमए के केस में डीन डायरेक्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन होता है, बट सीए का भी डायरेक्टर से क्वेश्चन कुछ कम नहीं होता। बाकी ज्यादा सीए के केस में फाइनल में थोड़ा डायरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा करता है। तो डीन डायरेक्टर का एक स्पेशल टॉपिक होता है, कितना तरह का डायरेक्टर होता है, क्या पावर है डायरेक्टर का, कैसे क्या कर सकते हैं, वो सब चीज हम लोग कंपनीज एक्ट में बात करते हैं सर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वो सब बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब कंपनीज एक्ट है, हम लोग तो जीएसटी पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्टर अपने कंपनी को सर्विस दे रहा है, तो बदले में कंपनी डायरेक्टर को रेमुनरेशन देते हैं। क्या देते हैं? डायरेक्टर जब कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपना नॉलेज दे रहा है, डायरेक्टर अपना नॉलेज, अपना मैनेजमेंट पावर कंपनी को दे रहा है, ठीक है, अपना तजुर्बा। डायरेक्टर वही बनता है जिसको रेलिवेंट फील्ड में तजुर्बा होते हैं। तजुर्बा समझते हो? एक्सपीरियंस सर, क्या होता है? एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जो भी रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस बंदा होता है ना, देखा हुआ बंदा होता है, मतलब उस फील्ड को देखा है उसने, उस फील्ड में उसने सक्सेस हासिल किया, तो वो कंपनी को डायरेक्टर बन जाता है, या उसने ही कंपनी को डेवलप किया। प्रोमोटर है, प्रोमोटर भी डायरेक्टर बनता है, या फिर कोई दूसरा भी डायरेक्टर बन सकता है वोट करके। अब मैं डायरेक्टर रिलेटेड अलग अलग मैटर पे बात नहीं कर सकता क्योंकि ये टैक्स है। डायरेक्टर रिलेटेड मैटर हम लोग कहाँ बात करेंगे? कंपनीज एक्ट में बात करेंगे, दैट इज कंपनी लॉ के क्लास में बात करेंगे। फिलहाल आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि एक कंपनी में डायरेक्टर होते हैं, और डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देते हैं, और बदले में कंपनी उनको पेमेंट करता है। तो ये पेमेंट कंपनी कर रहा है, डायरेक्टर को कर रहा है, तो इस केस में भी रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है।
तो इसमें किस तरह से रिवर्स सर्च कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं इसके बारे में चर्चा जारी रहेगा। ओके, वेट एंड वॉच। फिर हम लोग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टैक्स पेबल बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। सर ई कॉमर्स के बारे में आप सब लोग बहुत जानते हो, कौन नहीं जानता ई कॉमर्स के बारे में? हाँ सर, जिधर देखो उधर ई कॉमर्स। किसे नहीं पता फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स ऑपरेटिंग है ना? फ्लिपकार्ट, अमेजन, हाँ सर, नाम तो सुना ही होगा। क्या बोलते हो सर? आज के डेट में फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, आजियो, जियो मार्ट, स्नैपडील, कौन नहीं है? OLX, ठीक है, कौन नहीं है? टाटा क्लिक, नाइका, मीशो, रिलायंस डिजिटल, हाँ सर, कौन नहीं है? जोमेटो, हर कोई ऑनलाइन पे है, पेटीएम भी। सो माय क्वेश्चन इज हियर कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इन दैट केस उसका जीएसटी चार्ज का मैकेनिज्म क्या है? तो ये ई कॉमर्स के बारे में भी बातचीत कर लेंगे सर, क्योंकि वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है ना। तो ई कॉमर्स के केस में जीएसटी रिलेटेड मैटर कैसे काम करता है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आज का डिस्कशन का। उसके बाद धीरे धीरे मैं आपको मतलब जीएसटी के अंदर ना गुड्स को कुछ क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो गुड्स को क्लासिफाई करने के टाइम पे लॉ के अंदर कुछ सेक्शन, सबसेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, ये सब डेवलप किया गया है। ये टॉपिक के ऊपर एक स्पेशल क्लास होता है नॉर्मली मेरा, तो मैं कराऊंगा सर सिर्फ सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग के ऊपर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा, जैसे सर्विस के ऊपर। सर्विस के अंदर भी बहुत सारा चीजें हैं। फिर जीएसटी रेट्स के ऊपर बात होगा सर, जीएसटी रेट्स हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर। ठीक है, रियल एस्टेट फील्ड में जीएसटी नॉर्मली नहीं होता है ना? आप अगर कोई प्रॉपर्टी बेचते हो उसमें नॉर्मली जीएसटी नहीं लगता, बट फिर भी देयर आर सर्टेन सिचुएशंस जब रियल एस्टेट के केस में जीएसटी का कॉन्सेप्ट सामने आ जाता है। तो कौन से सिचुएशंस में जीएसटी रियल एस्टेट सेगमेंट में आते हैं वो बताया जाएगा। नॉर्मली अगर आप किसी को भी पूछो कि घर बेचना है, ठीक है, या किसी को घर खरीदना है, तो क्या जीएसटी लगता है? फ्लैट परचेज करना है, फ्लैट सेल करता है, जीएसटी नहीं लगता सर, वो जीएसटी परव्यू के अंदर नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है। बट फिर भी जीएसटी इन रियल एस्टेट सेक्टर इज देयर, बट हाउ दे ऑपरेट, ओके, एंड हाउ टू कैलकुलेट द जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर्स, ये बात भी करूंगा। इसमें भी आपके साथ मैं स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स पे बातचीत करूंगा। तो दीज आर दी टुडेज हॉट टॉपिक, जिसमें आपको मैं पूरा कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। आप लोग से बस एक ही चीज है कि आपका समय चाहिए, आपका कंसंट्रेशन चाहिए, और बस दिल लगा के पढ़ना है सर। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक बात करनी। फिर उसके बाद ये सब कंप्लीट हो जाए, फिर सेक्शन 10 वीवीआईपी पॉइंट है, कॉम्पोजिशन लेवी, अनदर वीवीआईपी पॉइंट। बट इस वीवीआईपी पॉइंट पे जाने से पहले, इस वीवीआईपी पॉइंट पे आने से पहले आपको पुराना वीवीआईपी पॉइंट पहले कवर करने थे। फिर कॉम्पोजिशन लेवी में बात करेंगे कि क्या होता है कॉम्पोजिशन लेवी। वेरी इंटरेस्टिंग सर, सब इंटरेस्टिंग है, बस हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता। यही तो यही तो दुविधा है। दुनिया का हर चीज में इंटरेस्ट है, पर फिर भी हमें इंटरेस्ट नहीं है। आहा, इससे अच्छा और क्या हो सकता है दुनिया में? प्रॉब्लम दुनिया का यही है सर, जिस चीज में इंटरेस्ट या आग्रह होना चाहिए उस चीज में इंटरेस्ट या आग्रह होता नहीं है, और जिस चीज में नहीं होना चाहिए सर वही चीज हमें अट्रैक्ट करता है ना? पता हो लगता जब हम लोग मतलब दिन जब खत्म होता है ना सर, थोड़ा सा हल्का हो जाओ, बहुत कुछ बोल दिया। जब दिन खत्म होता है एवरी डे, मुझे भी तो फील होता है, तो आई होप कि आप लोगों को भी होता होगा, कि हम लोग देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ऐसे बहुत काम कर लेते हैं जो शायद हमें करना नहीं चाहिए था, और फिर रात को सोने के टाइम पे थोड़ा बहुत गिल्ट महसूस होता है, अरे यार आज तो दिन बर्बाद कर दिए। ठीक है, और कभी कभी अच्छा करते हैं तो माइंड बड़ा अच्छा रहता है ना? जैसे स्टूडेंट होने के नाते एक बहुत अच्छा कहावत है सर, कि बोलते हैं कि छात्र नंग अध्यानंग तप, यानी छात्र का काम ही होता है पढ़ाई करना। ठीक है, अगर वो छात्र है, छात्र बने स्टूडेंट्स, ठीक है, तो जिस दिन वो पढ़ता नहीं है ना, रात को सोने के टाइम पे जरूर गिल्ट फील होगा, होना चाहिए। मैंने तो एज ए स्टूडेंट ये चीज फील किया, मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि पढ़ता हूँ, पढ़ाता रहता हूँ, और मैं जिंदगी भर स्टूडेंट रहूंगा, वो अलग बात है। बट जो रियल स्टूडेंटशिप होता है सर,
जिसमें आप लोग आजकल हो, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ स्टूडेंट अभी नहीं रहा सर, अभी और भी बहुत सारे जगह हो गया। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट का काम होता है पढ़ना, और वो नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि लगना चाहिए, तभी आप रियल स्टूडेंट हो। जिस दिन नहीं पढ़ोगे उस दिन गिल्ट फील होना चाहिए सर, जबरदस्ती। हाँ, हमें गिल्ट होगा कि नहीं होगा इसमें आप कौन होते हो बोलने वाले। सॉरी सर, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, देखो, तो आज का स्पेशल पॉइंट्स में से पहला पॉइंट जो मैं बात कर रहा था, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी ऑन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस। मैं आपको इसका बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, सुन लो पहले जीएसटी लॉ क्या कहते हैं। ऐसे एक बात ध्यान में रखना, ये सारा पॉइंट आरसीएम के अंदर चल रहा है स्पेशली। द सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स माने ऐसा गाड़ी जो पैसेंजर कैरी करता है। वेयर द कॉस्ट ऑफ फ्यूल माने जो जलाने का खर्चा होता है, लाइक पेट्रोल डीजल, कॉस्ट ऑफ फ्यूल माने पेट्रोल या डीजल का खर्चा, ठीक है, पेट्रोल या डीजल का कॉस्ट जो होता है, where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient are taxable at the following two rates। ध्यान से सुनना, सपोज आपने किसी को रेंट सर्विस दिया, आपके पास गाड़ी है, आप वो गाड़ी किसी को रेंटिंग सर्विस में दे दिया, वो अपना गाड़ी, आपका गाड़ी उसने यूज किया, बदले में जब उनसे आप रेंट लिए गाड़ी का, तो उसके अंदर फ्यूल चार्ज तो इंक्लूड होता ही है। कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, जो भी गाड़ी का सर्विस लिया है ना। और उसके ऊपर आप टैक्स रेट लगाते हो। क्या टैक्स रेट लगाते हो सर? इसमें दो रेट लागू होता है, एक 5% वाला, एक 12% वाला, मैंने कोई भी एक लगाना सर। अब डिपेंड करता है कि अगर आप 5% कैटेगरी में होते हो, ये वाला कॉन्सेप्ट जीटीए के अंदर भी था, बट जीटीए अलग है और रेंट ऑफ द कार्स का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग है, दोनों अलग बात कर रहे हैं। जीटीए माने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, और यहाँ पर हम लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का बात कर रहे हैं। जो कार होते हैं जिनके पास, वो कार रेंट पे दे देते हैं किसी को, भाड़े पे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सबको? हाँ सर, जीटीए का कॉन्सेप्ट अलग होता है जो लास्ट क्लास हुआ था, और हम लोग अभी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का जो कार रेंट हायर में करते हैं ना, भाड़े पे देते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कार है, आपने अपना कार को किसी को रेंट पे दे दिया, और मानो गाड़ी का भाड़ा हुआ 5,000, तो अब भी इस बात है कि 5,000 के अंदर फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल इंक्लूड होगा, मैंने जो भी पेट्रोल डीजल लगा है वो इंक्लूड होगा 5,000 में, तभी ना उसका भाड़ा आपने लिया, उसमें आपने प्रॉफिट भी लगाया और फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूड कर लिया। इसी को बोलते हैं कंसिडरेशन चार्ज फ्रॉम द सर्विस रिसिपिएंट, जिसको भी आपने सर्विस दिया था, रिसिपिएंट से आपने ये चार्ज कर लिया, है ना। इसमें दो रेट लगता है, एक 5% वाला, जिसमें अगर सेम स्टेट के अंदर हो रहा है तो सीजीएसटी 2.5 एंड एसजीएसटी 2.5, है ना। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी 2.5, और अगर आप इंटर स्टेट करोगे तो आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। अगर स्टेट बदल के होगा तो 5% लगेगा। प्रोवाइडेड सप्लायर ऑफ सर्विस हैज टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिमिटेड आईटीसी ले सकता है। अब इनपुट सर्विस इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस, वो सिर्फ अपने ही लाइन ऑफ बिजनेस, माने वो क्या काम करता है, कार रेंटल में देता है। तो कार रेंटल बिजनेस पे उसके पास जितना आईटीसी है, सिर्फ वही आईटीसी, आईटीसी माने इनपुट क्रेडिट। इनपुट क्रेडिट क्या है, ये मैं बार बार बोलने से समय नष्ट होता है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर बार बार चर्चा किया क्लास में। मैं वापस करूंगा प्रीवियस लेक्चर्स में, उससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने इनपुट क्रेडिट बार बार डिस्कशन किया। जिसको भी मिस है ना वो प्लीज देखे एक बार। ऐसे तो मैं इनपुट क्रेडिट के बारे में बेसिक्स ऑफ जीएसटी में एक बार बात करता हूँ, आईटीसी के ऊपर स्पेशल चैप्टर होता है वहां पर भी बात करूंगा, और मैं पढ़ाते पढ़ाते, कोई स्पेशल चैप्टर को पढ़ाते पढ़ाते उसमें भी मैं इनपुट क्रेडिट के बारे में बात कर लेता हूँ कि क्या है इनपुट क्रेडिट, जो जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन में से एक है, बार बार सपने में आने के जैसा है ना।
आईटीसी जीएसटी एक्सपर्ट्स के लिए, मैंने जो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, उसके सपने में आईटीसी रोज आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, जो जीएसटी पे करते हैं, उनको हमेशा चिंता होता है कि आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और ये टैक्स प्रैक्टिशनर्स होने के नाते एवरी क्लाइंट का अकाउंट्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ता है और आईटीसी एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली हैंडल करना पड़ता है। बस इतना समझो अभी कि अगर आप 5% जीएसटी चार्ज करते हो, आप कौन? कार रेंटल प्रोवाइडर। ठीक है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज टेकन ओनली द लिमिटेड आईटीसी, सिर्फ इनपुट सर्विस इन द नेम ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। और 12%, या तो 5% लो तो उसमें लिमिटेड आईटीसी है, या फिर 12% जहां पर सप्लायर ऑफ सर्विस ऑप्ट्स टू पे जीएसटी एट सेड रेट। In this case, there is no restriction on availing ITC on goods and service used in supplying renting of motor vehicles serviced by the supplier of service. माने सिंपल बात कह रहा है सर, अगर आप एक मोटर व्हीकल रेंट करने वाला काम करते हो, आपके पास 4-5 गाड़ी हैं, आप लोगों को रेंट में गाड़ी देते हो, है ना? आप लोगों को पता है कोलकाता में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोलकाता में क्यों, छोटे छोटे शहरों में भी होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कार रेंटल, एक सेकेंड, ये देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सिर्फ लिखा कार रेंटल नियर मी। गूगल में कीवर्ड्स बड़ा पॉपुलर कीवर्ड्स है। तो जो भी ट्रैवल्स एंड टूर्स का काम करते हैं ना, जैसे फोएनिक्स कार रेंटल बोल के कोई कंपनी मेरे आसपास में है, ठीक है, जिसके पास कार्स हैं, चलो देखते हैं। ये देखो, ये केष्टपुर एरिया में, हानापाड़ा एरिया में कोई है जिनके पास कार्स है, वो लोगों को गाड़ी देता है। किसको देता है? जिसको भी चाहिए होगा, स्पेशली कंपनीज को भी देता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कंपनी क्या करता है ना, अपने एम्प्लॉय को जो ट्रैवलिंग के लिए होता है ना सर, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी लोगों से गाड़ी हायर कर लेता है, बदले में उसको एक एनुअल चार्जेस या एनुअल फीस भरते हैं। ठीक है, और वो गाड़ी, जिसका भी गाड़ी है, ये गाड़ी जिसका, वजह से फोएनिक्स कार रेंटल का गाड़ी है, ये जिस कंपनी को देगा, तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? जिसका कार रेंटल सर्विस है वो सर्विस प्रोवाइडर है ना? और जो भी ये सर्विस लेगा, जिसको भी गाड़ी चाहिए, वो हो गया सर्विस रिसिपेंट, है ना? चाहे वो कोई कॉर्पोरेट हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो। हेलो, बात समझ में आ रहा है सर आप लोग? प्लीज बताना। ये सब डे टू डे लाइफ मैटर है, बट कभी कभी किताब में अलग से पढ़ने से ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई कोई स्टूडेंट ना जो प्रॉपरली क्लास नहीं सुनता है, या फिर इरेगुलर हो जाता है ना, कभी कभी ना बोलता रहता है सर समझ में नहीं आ रहा है। सर समझ में क्यों नहीं आ रहा है? या तो आपका कंसेंट्रेशन लैग है, या फिर आप रेगुलर नहीं हो, है ना? तो आप मुझे बताओ, ये कार रेंटल सर्विस के बारे में कौन नहीं जानता? लेकिन इसको जब किताब में लॉ के अंदर लिख देता है ना, तो स्टूडेंट को लगता है भाई क्या बात लिख दिया, मतलब ऐसा कोई विदेशी बात लिख दिया जो हमें कभी सुना ही नहीं दिया। मतलब ऐसा लगता है जैसे कभी ना सुना ना कभी देखा, ऐसा लगता है। लेकिन थोड़ी ऐसा है। क्या कार रेंटल सर्विस कोई अनसुना बात है सर, या अनदेखा बातें? सब देखा हुआ चीज है। बस आपको क्या करना है, जो भी आप देखे हो, जो भी आप सुनते हो, बस उसको पढ़ाई के साथ जोड़ना है ना? उसको जीएसटी एजुकेशन के साथ एडअप करना है, बस इतना सा करो ना। बस बाकी काम हो जाएगा समय के साथ साथ। जब किसी फार्म में कुछ दिन प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक्सपर्ट बन जाओगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में क्या रूल बना के रखा है, बस इतनी सी काम है। आप बोलोगे ये भी नहीं करना है, तो फिर मैं और क्या क्या बोल सकता हूँ? तो यहाँ पर सिंपल बात है, ठीक जैसे जीटीए के केस में भी हुआ था, 5% में आईटीसी नहीं मिलता था और 12% में आईटीसी मिलता था। इसमें बताया जा रहा है 5% में आईटीसी मिलेगा पर लिमिटेड मिलेगा। इसमें बोल रहे हैं 12% अगर कोई प्रोवाइडर चार्ज कर रहे हैं तो आईटीसी अवेलेबल होगा। ठीक है, कंप्लीटली होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर मतलब अपने ही लाइन का सर्विस प्रोवाइड करे, मतलब सिर्फ कार रेंटल वाला, या साथ में कुछ और भी दे, कार रेंटल के साथ साथ एनी काइंड ऑफ सर्विस प्रोवाइड करे, उसके रिगार्डिंग जो भी उसका परचेस है, इनपुट क्रेडिट है, हर तरह का इनपुट क्रेडिट, बिजनेस रिलेटेड क्रेडिट वो ले सकता है। बिजनेस क्रेडिट क्या होता है, आईटीसी क्या होता है? आप जब कोई प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करते हो, ठीक है, परचेस के टाइम पे आप जो टैक्स पे करते हो, सेल के टाइम पे आप जब टैक्स कलेक्ट करते हो, उसके अंदर एडजस्टमेंट।
रोज बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत डिटेल्स में बात हुआ है। सपोज आपने कोई प्रोडक्ट 1000 टका में बाय किया, 1000 का 18% टैक्स होता है। 1000 का प्रोडक्ट आपने 18% दिया, माने 18 टका टैक्स दिया। ये 18 टका जब आपने टैक्स दे दिया ना, दिस इज योर परचेज टैक्स, दिस इज योर परचेज टैक्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनपुट टैक्स। ओके, यही प्रोडक्ट जब आप बाद में दुकान में लाते हो अपने ही सेल करने के लिए, तब इसमें आपने प्रॉफिट लगाया होगा 1200 टका, 200 ऐड कर दिया, फिर उस पर 18% लगा दिया आपने। तो 1200 का 18% जितना होता है, 1200 का 18% कितना होता है सर ऐसे? 216, सॉरी 21.6 ना, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला सर। ये कितना है? 180 है, सॉरी 216, ठीक है 216। सो 216 आपका आउटपुट टैक्स है, दिस इज योर आउटपुट टैक्स, या इसको बोलो सेल टैक्स, ठीक है। सेल टैक्स ये आप क्या करोगे? कलेक्ट करोगे, किससे? जिसको सेल कर रहे हो उससे, जिसको सेल कर रहे हो उससे। ना व्हाट इज द पॉइंट? आपको गवर्नमेंट बोल रही कि भाई मेरे को दो 216 टका। कौन बोलता है आपको? स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के तौर पे बोलेगा, या फिर आईजीएसटी के तौर पे बोलेगा। उनको तो बस कोई नाम होना चाहिए, वो तो टैक्स लेगा, चाहे ममता दीदी मांगे आपसे या मोदी मांगे आपसे, मोदी जी, ठीक है सर। रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ रेस्पेक्टिंग रेस्पेक्टेड स्टेट्स। ओके, समझ गए ना? रेस्पेक्ट का मतलब, दोनों रेस्पेक्ट अलग है, एक रेस्पेक्ट और दूसरा रेस्पेक्ट। गजब इंग्लिश है। किस रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो और किस रेस्पेक्ट दे रहे हो, बाबा जो भी है, भाषा तो भाषा है, मैं क्या कर सकता। सो 216 जब आपको गवर्नमेंट मांगता है ना, व्हेन गवर्नमेंट आस्क यू फॉर द टैक्स कि पे करो हमें, तब आप बोलते हो नहीं सरकार रुको, मेरे पास इनपुट क्रेडिट है, क्योंकि मैंने जब परचेस किया था तो मैंने 180 पे किया था आपको। आपको मतलब मैं जिनसे बाई किया उनको, तो ये 180 आपके पास पहले से आईटीसी अवेलेबल है, तो आप इसको माइनस करके बाकी अमाउंट गवर्नमेंट के घर में जमा कर सकते हो। तो ये चीज मैं और बार बार कितना बोलूं आपको, बार बार कितना कितना बार बोलूं आपको, ये पहले भी बोला मैंने, इसके ऊपर तो मैंने काफी सिंपल सिंपल टाइम दिया है ना। सुनो बात सुनो, सिंपल ये बता रहा है कि अगर आप कम टैक्स दोगे तो आईटीसी लिमिटेड हो जाएगा, 12% दोगे तो आईटीसी अनलिमिटेड हो जाएगा। अनलिमिटेड माने कोई भी बिजनेस रिलेटेड परचेज है, कोई भी बिजनेस रिलेटेड परचेज है, आप उसको आईटीसी के तौर पे अपने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बिजनेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 5% रेट में रहोगे तो सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में जो भी आपका रिलेटेड लाइन ऑफ बिजनेस का पॉइंट है, सिर्फ उसी में लिमिटेड आईटीसी अवेलेबल होगा। अगर कोई एनी अदर मैटर है जो शायद आपके लाइन ऑफ बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। मैंने सिंपल बात है, इसमें आपको आईटीसी क्लेम लिमिटेड हो जाएगा, इसमें आप एनी काइंड ऑफ आईटीसी क्लेम कर सकते हो, ठीक है। जो भी बिजनेस का खर्चा होगा उसमें जो भी जीएसटी आप परचेस के टाइम पे करोगे, आप बाद में उसको क्लेम कर सकते हो। बस यही बात कहना चाहता है। अब जो भी मैंने इतना देर से आपको बताया रेंटिंग और मोटर व्हीकल के बारे में, कि जो भी बंदा रेंटिंग और मोटर व्हीकल के काम करते हैं उनके केस में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर फॉरवर्ड चार्ज ही हुआ है ना, देखो ध्यान से, फॉरवर्ड चार्ज भी हुआ और रिवर्स चार्ज भी हुआ। ध्यान से सुनना, जब 12% जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं तब वो फॉरवर्ड चार्ज हो गया। 12% के केस में क्योंकि आईटीसी फुल लायबल हो सकता है, पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इज सप्लायर। जब 5% वाला केस होता है ना, तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। आप कौन हो? आप बेसिकली कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर हो, कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर। भाई आप किसे सर्विस दे रहे हो? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो क्या? बॉडी कॉर्पोरेट माने कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट माने एलएलपी, माने जिसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लीगली होता है,
जैसे कोई कंपनी है, उसका एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हो जाता है ना, वो आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे लीगल बन जाता है। एलएलपी का भी सेम बात है। तो एक कंपनी का लीगल अस्तित्व तो है ना सर, एक कंपनी का लीगल लीगल पहचान होता है। इसीलिए तो कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कंपनी अपने नाम पे बिल्डिंग खरीदते हैं, कंपनी अपने नाम पे रेंट दे सकता है, कंपनी अपने नाम पे कोई भी काम कर सकता है। तो कंपनी या एलएलपी के अगर आप सर्विस दे रहे हो, तो जो भी रिसीव करेगा, रिसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। ध्यान से सुनना, इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट तो ये फॉरवर्ड चार्ज हो जाएगा। अगर 5% कैटेगरी में है तो भी फॉरवर्ड चार्ज, अगर 12% कैटेगरी में है तो भी फॉरवर्ड चार्ज। जो भी सप्लायर होगा वो पे करेगा। बट देयर इज अ ट्विस्ट, प्लीज बात को समझे। अगर 5% जीएसटी के साथ सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, माने कोई कंपनी या एलएलपी नहीं है, और जिसको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, तो ऐसे केसेस में हु इज द सप्लायर। जैसे मानो एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मानो ये जो भी कंपनीज आपके सामने हैं, क्वेनिक्स है, फिर आपका क्या नाम है, ग्रीन व्यू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, कार रेंटल एजेंसी, ये सब मेरे आसपास में कहीं है सर। ठीक है, ये कृष्णपुर एरिया में, कृष्णापुर एरिया में, वीआईपी रोड के आसपास में कहीं है, राजारहाट में। ठीक है, तो ये जो कंपनी है जैसे सैंडेन ग्रीन व्यू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, अब ये कंपनी, ध्यान से सुनना, अच्छा ये प्राइवेट लिमिटेड है, माने इसका ये कॉर्पोरेट एंटिटी हो गया ना। हेलो, ये पीबीटी एलटीडी है, माने प्राइवेट कंपनी है। अरे हाँ या ना। अच्छा, अगर ये प्राइवेट कंपनी से फॉर एग्जांपल मानो ये वाला स्पर्श स्पर्श स्पर्शो, अच्छा बंगाली में है, स्पर्शो ट्रैवल्स एंड टूर्स इन कोलकाता। हिंदी में स्पर्श बोलते हैं, बंगाली में स्पर्शो बोलते हैं, नाम है किसी का। स्पर्श ट्रैवल्स एंड टूर्स इन कोलकाता, कार रेंटल एजेंसी। ये जैसे लग रहा है मुझे कि ये कोई कंपनी नहीं है, मैंने नॉन कॉर्पोरेट है, मैंने कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है, कोई इंडिविजुअल होगा। तो दोनों के केस में फर्क आता है जीएसटी में, ध्यान से समझना बात को। एक बार आप एक प्राइवेट कंपनी हो, एक बार आप एक नॉन प्राइवेट हो, माने सॉरी कोई कंपनी या कोई बॉडी एंटिटी नहीं हुआ, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हुआ। आप 5% कैटेगरी में आ रहे हो सर। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, माने नॉर्मल, जैसे वो स्पर्श वाला। लेकिन आप जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, माने जिसको कार रेंटल दे रहे हो, जो रिसीव कर रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो यहां पर ना गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट को बोलेगा कि हम आपसे टैक्स लेंगे। बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी जो रिसीव कर रहा है सर्विस, जो कार रेंटल रिसीव कर रहा है, उनको बोलेगा कि आप हमें टैक्स पे करो। तो हो गया ना रिवर्स चार्ज। लेकिन अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, मैंने सप्लायर कोई पीवीटी एलटीडी है, या सप्लायर कोई पब्लिक कंपनी है, कुछ भी, या स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी है, एनी काइंड ऑफ प्राइवेट हो या पब्लिक, इफ सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट, रिसिपेंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल दिया, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है फ्लो चार्ट में मुझे बार बार। सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट तो ये फॉरवर्ड चार्ज है, माने सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो गवर्नमेंट बॉडी कॉर्पोरेट से ही टैक्स चार्ज करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट इधर है, ये तो समझ में आ गया होगा, ये पूरा अलग बातें हैं, ये पूरा फॉरवर्ड चार्ज का एरिया है। लेकिन अगर आप 5% रेट में हो और आप एक नॉन कॉर्पोरेट वाले हो, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल है, अगर आप सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो तो रिवर्स चार्ज। बट अगर आप अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो, रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो फिर आपको ही देना पड़ेगा, तो भी ये फॉरवर्ड चार्ज होगा। यानी जो सप्लायर है उसी को जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को।
तो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इतना भी ट्रिकी नहीं, थोड़ा सा मैंने सोचो तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, पर ना सोचो तो कुछ भी नहीं। प्लीज मुझे बताओ समझ में आ रही है कि नहीं। आरसीएम, बस आरसीएम याद रखो तो बाकी चीज समझ में आ जाएगा। कि क्या सबसे बड़े सवाल है कि क्या आप ऐसे आपके सामने क्या क्या क्वेश्चन रेज हो रहा है, देखो एफएक्यू क्या रेज हो रहा है, एफएक्यू रेज हो रहा है सबसे पहले पे कि क्या आप एक कार रेंटल एजेंसी हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या आप एक कार रेंटल एजेंसी हो? सर बोलो, क्या आप एक कार रेंटल एजेंसी हो? मानो क्वेश्चन इनको पूछा जा रहा है, पर्स को पूछा जा रहा है, पर्स को पूछा जा रहा है क्या आप एक कार रेंटल एजेंसी हो, तो ये क्या आंसर देगा, यस देगा कि नो देगा? यस। यस। सेकेंड क्वेश्चन, क्या आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो? नो। पर्स क्या जवाब देगा? नो। ठीक है, क्योंकि इसके नाम के आगे पीछे मैंने बेसिकली प्रीफिक्स सफिक्स में कोई प्राइवेट लिमिटेड लिखा नहीं है। एग्जांपल दे रहा हूं, समझा करो सर। तो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, ना, तो अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो उसके लिए कौन सा रूल लागू होगा? रिवर्स वाला। रिवर्स वाला। अच्छा, इसमें वो कौन सा रेट में है, मान के चलते हैं 5%। ठीक है, अगर वो 5% जीएसटी कॉन्सेप्ट में है, तो सप्लायर ज्यादा देन बॉडी कॉर्पोरेट है, आंसर ये से आया। जिस अच्छा, अब स्पर्श जो टूर्स एंड ट्रेवल्स है, उसमें बॉडी कॉर्पोरेट जो है मैंने किसको सप्लाई दे रहा है, क्या वो कंपनी है? सपोज कोई XYZ लिमिटेड है, या फिर उतना छोड़ो, कोलकाता में जैसे मानो कोई इन्फोसिस या टीसीएस कंपनी है या कॉग्निजेंट है, टीसीएस लिमिटेड में ये स्पर्श का कंपनी का गाड़ी रेंटल में देता है वो लोग, ताकि टीसीएस अपने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे पाए। तो क्या रिसिपेंट टीसीएस है? तो गवर्नमेंट टीसीएस को बोलेगा कि भाई हमको पता नहीं सप्लायर कौन है, आप एक काम करना, रिवर्स चार्ज बेसिस में जो भी रेट 5% के रेट में जो भी वैल्यूएशन होता है वो आप गवर्नमेंट के घर में क्या करना, जमा कर देना, रिटर्न फाइल कर देना। ओके, ये एक जवाब हो गया सर, दिस इज द वन आंसर आरसीएम का। अनदर सिचुएशन क्या हो सकता है, अगर यही क्वेश्चन इसके लिए होता, सैंड एंड ग्रीन व्यू इंडस्ट्रीज के लिए, क्या आप कार रेंटल एजेंसी हो? क्वेश्चन है, क्या आप कार लीजिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो? ये सर नो, क्या जवाब देगा ये सर नो? यस बोलेगा कि नो बोलेगा? हाँ सर, यस। यस बोलेगा। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, क्या आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो? तो सैंडन प्राइवेट लिमिटेड क्या जवाब देगा, क्या वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है यस। सर? सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी यस आया। जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रिसिपेंट, क्या ये आधा दिन बॉडी कॉर्पोरेट है, मैंने कोई नॉन कंपनी है? मतलब हाँ यस, है ना? तो आप किस कैटेगरी में पड़ जाओगे, फॉरवर्ड चार्ज में, माने जो सप्लायर है, जो सप्लायर है उसी को गवर्नमेंट के घर में जीएसटी पे करना पड़ेगा। माने 5% रेट में रह के भी फॉरवर्ड चार्ज में आ सकते हो। ऐसा नहीं कि 5% माने आरसीएम और 12% माने फॉरवर्ड, ये गलत करते हैं स्टूडेंट नॉर्मली। स्टूडेंट को क्या गलत हो जाते हैं, वो ना ऐसे सोच लेता है कि 5% माने फॉरवर्ड में आता है, सॉरी आरसीएम में आ जाएगा और 12% माने फॉरवर्ड में आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं और रिसिपेंट कौन है। प्लीज टेल मी सर, अगर कोई डाउट है तो मैं मुझे फिर से पूछो, मैं फिर जवाब दूंगा, बट क्लियर होना चाहिए। यस ना, समझ में आ गया? हाँ जी। সবাই বুঝতে পারছে তো? কণিকা, সমন্বিতা, ঋষভ, নীল, বোঝা গেছে তো? ইনকি? यस।
बस ऐसे पढ़ते रहो और याद करते रहो। हाँ, काम करते चलो नाम जपते चलो, अरे एक भगवान का गाना होता है, ठीक है, उसमें बोलते हैं काम करते चलो और नाम जपते चलो। ठीक है, नाम जपने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, इधर उधर का ख्याल नहीं आता। मतलब जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो भी बताते हैं, ऐसे नाम जपना कोई, मतलब इट्स नॉट एन इजी टास्क। ठीक है, देखना जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं ना वो नाम जपते रहते हैं। जैसे जो भी उसका गुरु होते हैं, लाइक कोई राधा राधा करता है, कोई कृष्ण कृष्ण करता है, कोई शिव शिव करता है। कोई बोलेगा राधा राधा करने से क्या जिंदगी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं भी थोड़ा आजकल इस चीज को कर नहीं पाता हूँ सर, बट समझने का कोशिश करता हूँ। तो बोलता है देखो राधा राधा करने से या कृष्ण कृष्ण करने से या शिव शिव करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि नहीं वो अलग बात है, बट आप जो काम कर रहे हो उस काम पे आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा रहेगा, और शायद आज नहीं तो कल आपका नैया पार हो जाए। इसलिए शायद गाना में लिखा है कि काम करते चलो नाम जपते चलो। मैंने डोंट थिंक टू मच, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज दैट। ठीक है, ज्यादा ना सोचो सर, आप अपना पढ़ाई करते रहो कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, अब नाम जपना ना जपना अपना अपना है सर। कोई बोलेगा सर हम एथीस्ट हैं, भगवान का नाम कैसे ले सकते हैं। ठीक है सर, आप एथीस्ट हो, भगवान का नाम मत लो, जिसको भी प्यार करते हो उसका नाम ले लो, कंसंट्रेशन को बरकरार रखो। कोई बोलेगा मैं नेचर लवर हूँ, तो नेचर को प्यार करो और नेचर के ऊपर बेस करके आप अपना कंसंट्रेशन बनाओ। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर ना गांव साइड में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग होते हैं, मे बी दे आर काइंड ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो वो लोग पत्थर का पूजा करता है, कोई मूर्ति नहीं है उनके पास, पेड़ होता है, पेड़ का पूजा करता है, पेड़ को ना अलग अलग चीजों से बांधता है, फिर उसमें पत्थर रखते हैं, फिर वो अपना एक भाषा में कुछ उसको बोलता है, मैं उसको भूल जाता हूँ। इसका भी एक इस रिलीजन का भी एक कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा था जानने का। तो वो लोग कोई मूर्ति या किसी नाम नहीं ले रहा है, बट अल्टीमेटली पूजा कर रहा है, सिंदूर वगैरह सब दे रहा है, लेकिन ना तो कोई भगवान का नाम दे रहा है ना तो कुछ, लेकिन अपना एक स्पिरिचुअल पावर उस पत्थर से, उस पर्टिकुलर पेड़ से वो ले रहा है, और अपना कंसंट्रेशन लेवल को अपने कर्म पे फोकस करा रहा है। तो वही सर, हम एक्चुअली ना हम सबको नेचर का पूजा करते हैं, प्रकृति। अब कोई उसका नाम दे दिया और किसी ने उसको एज इट इज अपने प्रिमिटिव सिस्टम पे रख दिया। दुनिया के हर एक, जो भी लोग जंगल में रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, वो करते हैं इसी तरह से करते हैं। सर स्पिरिचुअल क्लास थोड़ी है, आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा रहे हो। नहीं सर, कंसंट्रेशन बता रहा हूँ। टैक्स लॉ में बोर हो जाते हो ना, इसलिए बोला। ठीक है, कि नाम जपते चलो काम करते चलो। आगे बढ़ो सर। डायरेक्टर सर्विस, ऐसे चंद्रयान 3 जहां पर लैंड हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका एक नाम दिया है। दुनिया आगे से उसको शिव शक्ति के नाम से जानेगा। कोई बोल रहे हैं कि ये तो गलत बात हुआ। कोई कोई जो लोग क्रिटिसाइज करना चाहता है, लेकिन ये शिव शक्ति का नाम देने के पीछे ना बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है, लेकिन वही समझ पाएगा जिसको साइंस के बारे में नॉलेज है, ओरिजिनल साइंस सर। सर मैंने, आप बोल रहे हो कि शिव शक्ति साइंस है, हाँ सर विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान। ओके, टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर। ऐसा सर, आगे से लोगों को जानना पड़ेगा ना कि जहां पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है उस जगह को क्या नाम से जाना जाता है। नॉर्मली ना किसी इंसान का या साइंटिस्ट का नाम से उसको जोड़ा जाता था, बट इस बार किसी भी साइंटिस्ट का नाम या किसी किसी इंसान के नाम से जगह का नाम नहीं जोड़ा गया। ये एकदम एक टॉप लेवल भगवान के नाम पे जोड़ दिया गया। अब इसके पीछे रीजन है, लेकिन जो रीजन समझ पाएगा सिर्फ वही समझ पाएगा सर, उसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। आधा अधूरा नॉलेज लेके लोग कभी नहीं समझेगा, उसको पॉलिटिक्स ही करेगा सर। मतलब चंद्रयान लैंड हुआ है उसमें खुशी नहीं है, बीजेपी ने नाम क्यों दिया शिव शक्ति, वो पॉलिटिक्स हो जाएगा। अरे भाई चंद्रयान लैंड किया, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट किया। लास्ट ईयर फेलियर हो गया था लैंडिंग के टाइम पे, इस बार सक्सेसफुल हो गया। टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्युनरेशन पेड टू द डायरेक्टर। क्या होता है ना सर, डायरेक्टर
रेमुनरेशन पे करता है, सॉरी गलत बोल दिया, डायरेक्टर कंपनी पे सर्विस देता है और बदले में डायरेक्टर को रेमुनरेशन पे किया जाता है, ठीक है, पेड टू द डायरेक्टर। In order to determine the liability of tax on the remunerations paid to the directors, we first need to ascertain, ठीक है, whether the director is an employee of the company or not। सबसे बड़ा सवाल, क्या डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉई है? अगर एम्प्लॉई है तो सिचुएशन अलग होगा, अगर एम्प्लॉई नहीं है तो अलग होगा। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, दोस डायरेक्टर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड who are not employees of the said company। ये बात अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे तो डायरेक्टर का एक अलग ही चैप्टर होता है कंपनीज एक्ट में, तो तब मैं डिटेल्स में बताऊंगा, पर इतना जानो कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं ना, वो कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते, ठीक है। तो सच कंपनी इन लीव ऑफ रेम्यूनरेशन एज द कंसिडरेशन ऑफ द सेड सर्विस, जो भी वो डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है अपने कंपनीज को, मतलब जिस कंपनी ने उसको एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कंपनी में क्या बोलेंगे उसको, मतलब ज्वाइन करने के लिए बोला है, और बदले में एक लमसम अमाउंट उनको पे किया जाता है क्योंकि उनका एडवाइस का वैल्यू है सर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है सर, सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और दोज डायरेक्टर्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, ऐसे डायरेक्टर का बहुत सारा नाम होता है, who are not employees of the said company, to such company in lieu of remuneration as the consideration for the said service are clearly outside the scope of Schedule 3 of the CGST Act and are therefore taxable. As seen in the table given above illustrating the reverse charge service, entry number 6, such remunerations paid to the directors is on reverse charge basis। तो सिंपल बात है, ये रिवर्स चार्ज बेसिस में होता है, मैंने जो सर्विस रिसीव करता है गवर्नमेंट को, उनको टैक्स देना पड़ेगा। डायरेक्टर को आप जो भी पेमेंट करोगे, ऐसे कंपनी रिसीव करता है डायरेक्टर का सर्विस, तो कंपनी को पे करना पड़ेगा जीएसटी, और वो भी रिवर्स चार्ज है ना सर। डायरेक्टर जब, जैसे एग्जांपल, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, क्या एग्जांपल दिया जाए, कभी कभी ना मैं सोचता हूँ क्या एग्जांपल दिया जाए। चलो एक कोई बड़ा इंसान का नाम लेता हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, चलो एक लेडीज का नाम याद आया मुझे, रेस्पेक्टेड लेडी ऑब्वियसली। सर आप लोग अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में सुने हो? सर ये फॉर्मर फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 24th स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है उसका चेयरपर्सन थे। सर करेंटली क्या करते हैं? सर मैं जितना सुना था आजकल अरुंधति भट्टाचार्य अलग अलग कंपनी में ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर आप पढ़ोगे ना इनके बारे में, आपको पता लगेगा, क्योंकि इनका बहुत एक्सपीरियंस है ना सर बड़े बिजनेस के बारे में, कंपनीज के बारे में। तो इनको ना अलग अलग कंपनी, देखो 2000, ये तो रिटायर कर गया, स्टेट बैंक में बहुत पहले ही हो गया इनका, स्टेट बैंक काफी पहले ही हो गया, 2017 में स्टेट बैंक का काम खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी, ठीक है, ये देखो, ऐसे तो ये कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं थे, बाद में अपने आप को कॉमर्स में डेवलप किया बैंकिंग सेक्टर्स में। इन 2016 ग्रांटेड एन एक्सटेंशन टिल अक्टूबर 17। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो अवार्ड भी मिला। फिर रिसेंटली सेल्स फोर्स बोल के एक फॉरेन बहुत फेमस अमेरिकन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, वहां पर इन्होंने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया। करेंटली चेयरपर्सन ऑफ स्विफ्ट इंडिया। स्विफ्ट इंडिया से ये भी एक टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है नेटवर्क के बारे में, फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस पे। क्रिसिल में ये देखो, मैं वही ढूंढ रहा था, टेंडर था रेजिग्नेशन एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ क्रिसिल। क्रिसिल कौन है? क्रिसिल इज ए सर क्या बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रिसिल क्या करता है, कंपनीज का परफॉर्मेंस को रेटिंग करता है। यहाँ पर ये एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहा था, बट उसमें वो रेजिग्नेशन दिया रिसेंटली। सो आप समझ रहे हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या काम करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बेसिकली किसी कंपनी को
अपना नॉलेज या एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और बदले में वो कंपनी उनको एक लमसम रेम्युनरेशन देते हैं, और गवर्नमेंट यही कह रहा है कि ये रिवर्स चार्ज बेसिस में टैक्सेबल हो जाएगा। तो अरुंधति भट्टाचार्य जब क्रिसिल जो एक रेटिंग एजेंसीज है, बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट का रेटिंग देखते हैं, कंपनीज का रेटिंग चेक करता है। रेटिंग माने कि कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस, जब कोई कंपनी बॉन्ड इशू करता है, डिवेंचर इशू करता है, तो क्रिसिल उसका रेटिंग देखता है कि कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है, लोन ले रहा है मार्केट से, लोगों से डिवेंचर इशू करवा रहा है, ठीक है, मैंने इशू करके सब्सक्रिप्शन ले रहा है, तो क्या कंपनी बाद में रीपे कर पाएगा? कंपनी का फाइनेंशियल रिसर्च करता है, चेक करता है। तो ऐसे कंपनी को सर्विस दे रहा था कौन? अरुंधति भट्टाचार्य। तो कंपनी सर्विस रिसीव कर रहे हैं, तो रिवर्स चार्ज बेसिस में कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है कि आप जो भी पेमेंट करोगे उस पर जो भी जीएसटी रेट है वो कलेक्ट करोगे और गवर्नमेंट को पे करोगे। In case where it is ascertained that a director, irrespective of name and designations, is an employee, चाहे नाम कुछ भी हो या डेजिग्नेशन कुछ भी हो, वो एम्प्लॉई है, the next step would be to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation, that is contract of service, or is there any element of contract for the service। अगर ये पता चलता है कि डायरेक्टर तो वो है पर कंपनी के साथ उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप, तो ये चेक करना पड़ता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस के थ्रू से काम हो रहा है, ठीक है, द पार्ट ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड एज सैलरीज, अगर उसको कंपनी सैलरी मानता है और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके ऊपर टीडीएस काट करेगा, वो भी सेक्शन 192 के तहत इनकम टैक्स में आ जाएगा। टीडीएस माने, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली इनकम टैक्स क्लास में भी चर्चा किया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सैलरी देने से पहले काट लेंगे जो भी एज पर इनकम टैक्स रहेगा। So the part of director remunerations which is declared as salaries in the books of a company are subjected to TDS under section 192 of the Income Tax Act, are not taxable, being considered for service by an employee to the employer in the course of relation to his employment in terms of Schedule 3. Further, the part of employee director remunerations which is declared separately other than salary, अगर कोई सर्विस सैलरी के अंदर नहीं आता है in the company's accounts and subjected to TDS under section 194J of the IT Act as fees for professional or technical service are treated as consideration for providing service which is outside the scope of क्या सर? Schedule 3 मैंने GST के अंदर, and therefore taxable. Besides, as already discussed, the recipient of the said service, that is company, is liable to discharge the applicable GST on the reverse charge basis. तो सिंपल बात हुआ सर, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप बन रहा है ना डायरेक्टर का, ठीक है, उसमें टीडीएस लग जाता है। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बाहर कोई पर्टिकुलर सर्विस एक मतलब एक डायरेक्टर कंपनी को दे रहा है और बदले में उनको एक फीस या कमीशन मिल रहा है, बेसिकली एक एडवाइजरी फीस मिल रहा है, उसके ऊपर भी टीडीएस काटते हैं 194J के तहत इनकम टैक्स में, प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के कारण उसको भी आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 के बाहर रखा गया है। अब आप लोग बोलोगे सर शेड्यूल 3 क्या है? हम लोग ऑलरेडी सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ के आए हैं सर, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2, तो ये टैक्सेबल है। लेकिन एक बात है कि हर केस में जब भी ये टैक्सेबल होगा ये रिवर्स चार्ज होगा। कौन करेगा? कंपनी करेगा, क्योंकि माना जाएगा कि ये सर्विस कंपनी रिसीव कर रहा है इससे, डायरेक्टर से। बोलो सर, समझ में आया? रेम्युनरेशंस पेड टू द डायरेक्टर के केस में क्या सिचुएशंस हो सकता है? Yes, sir. কি সবাই বুঝতে পেরেছে না পারেনি? বলো স্যার, आई होप कि क्लियर है। ओके सर, देखते देखते कहाँ पहुंच गए सर? सर देखते देखते पहुंच गए और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर, दैट इज ई कॉमर्स वाले, फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे बड़े बड़े, या कोई भी छोटा मोटा भी हो सकता है, बेसिकली ई कॉमर्स नोटिफाइड सर्विस पे। ई कॉमर्स पूरा नाम क्या है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर माने बेसिकली जो लोग ऑनलाइन में बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो लोग ऑनलाइन में अपना सर्विस या गुड सप्लाई करते हैं, उनके बारे में बात होगा सर। ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज एनी पर्सन हु owns, operates, manages an electronic platform for supply of goods or service or both। दिमाग में आप कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसे कंपनी या फिर कोई भी आपके नोन कोई इंडिविजुअल्स भी हैं, उन्हें भी दिमाग में रख सकते हो। Sometimes e-commerce operator itself supplies the goods or service displayed on his electronic portal, है ना। However, many a times the yes, कोई क्वेश्चन है क्या किसी के मन में? बोलो। अच्छा, इनकी का अनम्यूट हुआ था। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली उनके वेबसाइट में जो भी प्रोडक्ट सर्विस डिस्प्ले किया जाता है वो उसी का मतलब सेल करता है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है, many a times the product or service displayed on the electronic portal are actually supplied by some other person to the consumer. When a consumer places an order for a particular product or service on this electronic portal, the actual supplier supplies the selected products or service to the consumer. The price consideration for the product or service is collected by the e-commerce operator from the consumer and passed on to the actual supplier after the deductions of the commissions by the e-commerce. ये मैं आपको बताता हूँ, ये भी एकदम रियल लाइफ मैटर है। अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको कि कहाँ होता है और कैसा होता है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कहता है, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल notify specific categories of service, the tax like CGST, SGST or IGST as per the case, on supplies of which shall be paid by the electronic commerce operator। जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के कारण, क्योंकि जीएसटी रिलेटेड जो भी डिसीजन होता है गवर्नमेंट का बना हुआ काउंसिल डिसाइड करता है, वो गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विस, the tax on supplies of which shall be paid by the e-commerce if such service are supplied through it. Few services have been so notified. For instances, service by way of transportation of passenger by a radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle, etc. जैसे ये जो कैब सर्विस नहीं है सर, उबेर ओला टाइप का, तो वही बात कर रहे हैं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ सर्विस on supplies of which shall be paid by the e-commerce operator if such service is supplied through it. Few service have been so notified, कुछ notifications दिया है जो e-commerce वाले को ही देना पड़ता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स में रेडियो टैक्सी वाले टाइप का, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एटसेट्रा, जो भी ऑनलाइन कैब सर्विस वगैरह होता है, ये ऑलरेडी नोटिफाई किया है। अब इसमें आपको मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि ई कॉमर्स ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ। जब हम लोग फ्लिपकार्ट या अमेजन से कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाते हैं ना सर, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। से फॉर एग्जांपल ये एक प्रिंटर है मेरे सामने, ठीक है, ये कैनन का एक प्रिंटर मेरे सामने आया, मैं रैंडमली पिक किया जो भी सामने आया, बिकॉज मुझे बस समझाना है और कुछ नहीं। ये कंपनी कैनन का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर इज द कैनन, बट हु इज द सप्लायर? देखो आपके सामने यहाँ पर दो दो सेलर दिख रहा है, एक बाज इंडिया बोल के और एक क्या है सर, अद्विका टेक्नोलॉजी ऐसा कुछ है। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, सबाई देखते पाচ্ছে? ये सेलर है सर, मैन्युफैक्चरर कैनन का है, लेकिन ये प्रोडक्ट बेच कौन रहा है? बज इंडिया या अद्विका टेक, लेकिन किसके थ्रू से? फ्लिपकार्ट के थ्रू से। तो जब हम लोग इसको बाय नाउ करेंगे ना, जब हम लोग इसको बाय नाउ करेंगे तो फ्लिपकार्ट ये इंफॉर्मेशन
इनमें से किसी भी एक को देगा, जिसको भी, जहां पर हम क्लिक करेंगे, या तो बाज इंडिया को ऑर्डर मिलेगा या तो अद्विका टेक को मिलेगा। सबने इस दोनों ने अपना अपना दाम देके रखा है। देखो ये बोल रहा है कि 5769 में बेचना है, ये बोल रहा है 6800 में बेचना। सर ऑब्वियसली जो कम में देगा लोग उसी में जाएगा, बट ये डिपेंड करता है। कोई कोई क्या करता है ना, जो दाम थोड़ा ज्यादा लेता है जल्दी डिलीवर करता है, ऐसा देखा जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अब जैसे ही हम लोगों ने बाय नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो फ्लिपकार्ट ये इन्फॉर्मेशन बाज इंडिया को दे देगा, और बाज इंडिया ये हमें हमें एक्चुअली डिलीवरी करेगा। तो मेन सप्लायर कौन है, फ्लिपकार्ट है कि बाज इंडिया है? प्लीज टेल मी। बस इंडिया सर। बाज इंडिया है, बट फ्लिपकार्ट यहाँ पर ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन है? फ्लिपकार्ट है। लेकिन तो फ्लिपकार्ट अपना प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, फ्लिपकार्ट कभी कभी अपना प्रोडक्ट भी बेचता है। फ्लिपकार्ट का खुद का भी प्रोडक्ट होता है। ये देखो, इसमें आपको सेलर दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है, अलग सेलर है। तो कभी कभी देखोगे कि फ्लिपकार्ट खुद का प्रोडक्ट भी बेच रहा है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट पॉइंट इज दैट कभी कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद अपने ऑनलाइन साइट के थ्रू से बेचेगा, कभी कंपनी दूसरे का प्रोडक्ट भी बेचता है। तो जब दूसरे का प्रोडक्ट बेचता है ना, तो वो सिर्फ कमीशन ले लेता है, तब वो सिर्फ कमीशन ले लेता है। ये सिचुएशंस भी देखने को मिलता है, ये सिचुएशंस भी देखने को मिलता है। तो वही बात यहाँ पर कहा है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है आजकल, गवर्नमेंट बोल रहे कि हम ओरिजिनल सप्लायर को ना ढूंढ के इन सम सिनारियोज, इन सम सिनारियोज जैसे कि कैब के केस में, मोटरसाइकिल ऑनलाइन बुकिंग के केस में, है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, रेडियो टैक्सी वगैरह के केस में, ई कॉमर्स ऑपरेटर से ही हम लोग जीएसटी कलेक्ट करेंगे। लेकिन ना तो वो मेन सप्लायर है, गाड़ी किसी का, पैसेंजर कोई और। हाँ सर, हम उबेर में बैठते हैं या इन ड्राइवर में बैठते हैं, कोलकाता में आजकल ये दोनों चल रहा है, उबेर इन ड्राइवर एज वेल एज ओला। गाड़ी ओला का होता है क्या, या उबेर का क्या खुद का टैक्सी होता है? क्या कहते हो? जब हम लोग ओला उबेर करते हैं कि गाड़ी किसका होता है, गाड़ी का ओनर ओला उबेर वाले होते हैं कि कोई और होते हैं? कोई और होता कोई और होते। सर्विस कौन रिसीव कर रहा है? जो पैसेंजर उसमें बैठ रहा है, पेमेंट वही करता है। लेकिन टैक्स, गवर्नमेंट के घर में टैक्स कौन जमा करेगा? तो नोटिफाई गवर्नमेंट करता है। कौन करेगा सर? उबेर वाले करेगा ना, या ओला वाले करेगा, या इन ड्राइवर वाले करेगा? मैंने सिंपल बात है, ई कॉमर्स वाले करेगा। तो अभी तक तो ये नोटिफाइड सर्विस के हिसाब से चल रहा है कि जब गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि ये सर्विस को गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना है, तो गवर्नमेंट को ई कॉमर्स वाले करेगा। थोड़ा हटके हुआ ना सर पॉइंट, मतलब रिवर्स चार्ज भी प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं हुआ, क्योंकि रिवर्स चार्ज में तो रिसिपेंट करता है और फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर करता है। गाड़ी मिस्टर एक्स का, गाड़ी में बैठ रहे हैं मिस्टर वाई, बट गाड़ी का सप्लाई मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी से, जो कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, जैसे कि ओला उबेर इन ड्राइवर एटसेट्रा। तो इन्हें नोटिफाइड सर्विस के केस में गवर्नमेंट ये सिचुएशंस बना के रखा है, और रीजन समझ साफ है सामने, क्योंकि ड्राइवर लोग जो होते हैं नॉर्मली, गाड़ी का जो गाड़ी का ओनर होता है, वो नॉर्मली छोटा मोटा बिजनेसमैन होता है, स्मॉल। जो गाड़ी में बैठते हैं वो पैसेंजर्स हैं। अब गवर्नमेंट थोड़ी ना पैसेंजर को ढूंढने जाएगा कि भाई गाड़ी में बैठा है तो टैक्स देके जा, जीएसटी देके जा। तो गवर्नमेंट कंपनी बड़े बड़े कंपनी से है ना, इन ड्राइवर रशियन बेस्ड कंपनी है, उबेर अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, ओला इंडियन बेस्ड कंपनी है, उन्हीं को पकड़ेगा। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে तो, समझ में आ रहा है? माने चार्ज ऑफ जीएसटी किस लेवल तक जा सकता है?
बात समझ रहे हो सर? थोड़ा वेरिएशंस आपको दिखाएं, क्या कहते हो? हाँ जी बोलो सर, बोझा गए कि ना? हाँ सर। ओके सर, लोग इतना इतना बुझतर कब से बन गए सर? ठीक है। अच्छा, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसके ऊपर ना एक स्पेशल अलग से बात करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भी गुड्स का सप्लाई होता है, जो भी मार्केट में गुड्स हैं उसको क्लासिफाई किया जाता है लॉ के अंदर। जैसे हम लोग कोई किताब बनाते हैं, उसके अंदर एक सेक्शंस होते हैं, चैप्टर होते हैं, उसका हेडिंग होता है, सब हेडिंग होता है ना, टैरिफ आइटम होता है। इस तरह से गुड्स का भी होता है। हर गुड्स का एक कोड होता है, उसको HSN कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। और एक सर्विस होते हैं, उसका भी एक सर्विस कोड होता है। और वो गुड्स या सर्विस का जो कोड होता है ना, वो सर्विस कोड के बेसिस में इंटरनेशनल लेवल में पूरा कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड किया जाता है। सर्विस के केस में सर्विस जैसा, प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट जैसा। तो ये जो टैरिफ आइटम, ठीक है, सेक्शन, सब सेक्शन, चैप्टर, हेडिंग, सब हेडिंग, इसके ऊपर मैं एक स्पेशली आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक स्पेशल नोट्स भी रहेगा, तो आपको और थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी सर, ये HSN कोड एंड सर्विस का जो कोड होता है उसके ऊपर मैं एक स्पेशल टॉपिक बताऊंगा और स्पेशल नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। फिलहाल मैं आपको थोड़ा रेट के बारे में बता देता हूँ कि करेंटली इंडिया में रेट ऐसा है, ऐसे रेट चेंज होता रहता है कंपेरेटिवली कभी कभी। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो CGST एक्ट के हिसाब से, ठीक है, ये सब रेट चल रहा है 0.125, माने CGST 0.125 माने SGST 0.125 मिला के हिसाब कर लो। तो 1.5%, 2.5% माने ऑलमोस्ट 5%। हाँ, CGST 2.5 माने SGST 2.5, 6% माने 12%, 9 माने 18, ठीक है, 14 माने 28। इस तरह से होता है। अगर यही चीज IGST में बोला जाए, ये CGST एक्ट के हिसाब से बोला मैं आपको, CGST में एक रेट बताया जा रहा है, मैंने इसको आप डबल कर दो। जितना आप CGST भरोगे उतना आपको SGST भी भरना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेट इज ऑल्सो लिवेबल। सेंट्रल गवर्नमेंट को 1.5% दोगे तो स्टेट भी बोलेगा हमें भी 1.5% और दो, तो टोटल 3% कंज्यूमर से लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 बोलेगा तो स्टेट गवर्नमेंट भी 2.5 लेगा। सेंट्रल 6% बोलेगा तो स्टेट भी 6 लेगा, तो कुल मिला के कंज्यूमर को 12 देना पड़ेगा। सेंट्रल 9 बोलेगा तो कंज्यूमर को 18 देना पड़ेगा। सेंट्रल 14 बोलेगा तो कंज्यूमर को 28 देना पड़ेगा। IGST जो रेट, IGST का जो रेट है सर, ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। इसमें डबल नहीं होता, जितना है उतना ही है। बाकी IGST का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में स्टेट को कॉम्पेंसेट करता है। ये डिस्कशन एक बार मैंने बेसिक्स ऑफ GST में करा, और बाद में IGST का जो हिसाब किताब ITC में करवाऊंगा कि कैसे एडजस्टमेंट हो सकता है IGST के साथ। तो बेसिकली रेट का, GST रेट मार्केट में अभी क्या क्या अवेलेबल है? 3%, 1.125, मैंने इसका हिसाब लगा लो आप, कितना हो रहा है 0.125 मैंने, कितना हो रहा है सर? 0.25 है ना। 1.5% मैंने 3%, 2.5 मैंने 5%, 12%, 18%, 28%, ये सब रेट चल रहा है। अच्छा, रेट को लेके इतना चिंता मत करो, बिकॉज रेट टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में जो भी पूछेगा कभी डायरेक्टली रेट नहीं पूछता है, आपको रेट का बेसिस में क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उसको अपने मतलब दिमाग में रेडी करो सर। तो ये अलग अलग सर्विस एंड गुड्स के केस में जो रेट अवेलेबल है वो मैं आपको बताया। ऐसे सर्विस के केस में 1.5 है, 5% है, 7.5 है, 12% है, 18% है, 28% है। ठीक है, IGST के ऊपर इसके। बाकी GST रेट का पूरा एक चार्ट दे दूंगा, आप चाहोगे तो मैं उसमें आपको पता लग जाएगा कि करेंटली किस प्रोडक्ट में क्या रेट चार्ट है। चाहो तो याद करके रख सकते हो, बट वो बेसिकली जब आप वर्किंग फील्ड में रहोगे
तब आपको काम आएगा, अदरवाइज किस प्रोडक्ट में क्या जीएसटी लगता है दैट इज नॉट द इशू, बिकॉज आप जब रिलेवेंट फील्ड में काम करोगे ना तो किस प्रोडक्ट में क्या जीएसटी लगता है वो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। फिर भी फॉर द नॉलेज पर्पस आप लोगों को मैं एक रेट चार्ट शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको गो थ्रू करके रखना कि कौन से प्रोडक्ट में क्या जीएसटी रेट लगता है। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लग जाता है और आईजीएसटी कितना, एक ही रेट लगता होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, और आईजीएसटी में पूरा लग जाता है, इतना सा फर्क है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था और सर्विस के बारे में कुछ बात था। गुड्स के बारे में तो कुछ बातें हम लोगों ने किया ना सर, तो सर्विस के बारे में भी कुछ बातें थोड़ा सुन लो। जैसे सर्विस ऑफ गैम्बलिंग, गैम्बलिंग माने जुआ, है ना। सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एंटरटेनमेंट इवेंट्स, एक्सेस टू अम्यूजमेंट फैसिलिटीज इंक्लूडिंग कैसीनो, रेस क्लब, एनी स्पोर्टिंग इवेंट जैसे कि आईपीएल एंड द लाइक सर्विस प्रोवाइडेड बाय ए रेस क्लब बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर, माने जो एक्चुअली रेस कोर्स में काम करते हैं, जिनके पास रेस कोर्स में घोड़ा का जो रेस होता है ना, लोग ना जॉकी पे पैसा लगाते हैं, घोड़ा पे पैसा लगाते हैं, तो जो लोग ये काम करते हैं ना उनको टोटलाइजेटर कहते हैं, माने बेसिकली, और लाइसेंस टू बुक मेकर भी बोलते हैं। रेस क्लब में कोलकाता में है, कोलकाता में रेस कोर्स है, बैंगलोर में है, दिल्ली आई थिंक, मुंबई में, बॉम्बे में भी है, माने मुंबई में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गैम्बलिंग का एरिया है। इन सच क्लब अट्रैक्ट द हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी 28%, 14% सीजीएसटी एंड 14% एसजीएसटी, एंड अगर आईजीएसटी यूज होगा तो 28। A number of services are subject to a lower rate of 5%। कुछ सर्विस ऐसे भी होते हैं जिसपे 5% का भी सब सर्विस टैक्स लगता है, सॉरी जीएसटी लगता है। सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 और आईजीएसटी के केस में 5%। जैसे कि जीटीए सर्विस, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर दिया। पर जब 5% लगता है तो उसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं कर पाएगा। और जो भी सर्विस 28 या 5 कैटेगरी में नहीं आता है उसमें नॉर्मली 18% जीएसटी लगता है। जो भी 25% पे नहीं आता है, 28 पे नहीं आता है ना, उसमें 18% लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, तो 18% में 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी और आईजीएसटी होगा तो 18%। ये सिंपल कुछ हिसाब किताब। हाँ, समझ रहे हैं ना सर। तो गैम्बलिंग में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगता है, जैसे कि रेस कोर्स, याद रखना सर, है ना। गैम्बलिंग एनी काइंड ऑफ गैम्बल टाइप। रेस कोर्स देखे हो आप लोग, रेस कोर्स कभी गए गए कोई सर, जाके देख सकते हो। हाँ, कोई कौन गया है सर रेस कोर्स में, पैसा भी लगाया गया, घोड़ा पे पैसा भी लगा दिया। ये देखो सर, ये अपना कोलकाता में, ये जो है ना, ये अपना कोलकाता में विक्टोरिया के पास है सर। कभी अगर विक्टोरिया साइड में जाओगे ना, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पर स्टेडियम बना होता है, यहाँ पर लोग होते हैं ना, घोड़ा पे पैसा लगाते हैं, और ये जो घोड़ा दौड़ते हैं ना, ठीक है, इसमें पैसा लगा के करते हैं। ये सब गैम्बलिंग एरिया है, गैम्बलिंग पे, कैसीनो पे, ये सब चीजों पे ये रेट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अब एक स्पेशल डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, ध्यान से सुनना। ठीक है, जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर, थोड़ा हटके पॉइंट्स हैं बट सुनना ध्यान से। The effective rate of GST on real estate sector for the new projects by promoter are as follows। 1% रेट यूज कर सकता है, बट उसमें आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। विदाउट आईटीसी मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूज नहीं कर सकता ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउस। अफोर्डेबल हाउस माने 60 स्क्वायर मीटर अगर मेट्रो सिटी है, अगर नॉन मेट्रो सिटी तो 90 स्क्वायर मीटर। अब आपको मैं बता दूं कि मेट्रो सिटी माने इंडिया में अभी कितना मेट्रो सिटी है, कौन बताएगा मुझे। करेंटली इंडिया में कितना मेट्रो सिटी है? सात। 7, 7 8 8 सर। करेंटली इंडिया में 8 मेट्रो सिटी है।
इसमें पुराना 4 कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, और न्यू 4 में कौन आएगा? हाँ बोलो सर बोलो। कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई। ऑब्वियसली बैंगलोर तो आएगा ही सर, फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन इंडिया, सबसे ज्यादा। इधर बैंगलोर आ जाएगा, हैदराबाद भी आ जाएगा, साउथ से 2, पुणे आ जाएगा। पुणे आ जाएगा महाराष्ट्र से, वेरी गुड सर। पुणे इधर है, मुंबई के आसपास में ही है, नॉट वेरी तो अच्छा फार। हाँ क्या आएगा? नागपुर? ना सर, सर, ना अच्छा तो ना ना। मैंने बेसिकली मैं मेन मेट्रो सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मेन जो टॉप 8 मेट्रो सिटीज है, ठीक है। ऑब्वियसली मेट्रो सिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 10 लाख के ऊपर पॉपुलेशन होने से उसको मेट्रो सिटी कहा जाता है। बट जब भी इंडिया का करेंट मेट्रो सिटी जो बोला जाता है उसमें टॉप 8 में जो आता है सर, उसमें नागपुर नहीं आएगा। इसमें दिल्ली आएगा, कोलकाता आएगा, चेन्नई आएगा, बैंगलोर आएगा, हैदराबाद आएगा, मुंबई आएगा, पुणे आएगा, ठीक है। इधर से अहमदाबाद आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टॉप 8 मेट्रो सिटीज है। बाकी आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो गवर्नमेंट साइट से, ठीक है। गवर्नमेंट साइट से रिसर्च कर लेना सर, ठीक है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए बताया। अब क्या है ना सर, इसमें सबसे कॉस्टली एरिया कौन से जानते हो? हाँ बोलो सर बोलो। बैंगलोर। हाँ सबसे सर कॉस्टली? बैंगलोर। नहीं सर, मुंबई सबसे कॉस्टली। बैंगलोर कॉस्टली बन रहा है, बैंगलोर में रेंट हाई है, ठीक है, बट सबसे कॉस्टली मुंबई है। अगर आपके पास 1 करोड़ है ना, और अगर आप बोलोगे कि मैं मुंबई का टॉप एरिया में प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, जैसे मुंबई का अगर मैं टॉप एरिया बताऊं, तो मुंबई ना थोड़ा सा ऐसे साउथ नॉर्थ में फैला हुआ है, वेस्ट में भी है, हल्का सा है। तो उसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे क्या बोलते हैं, जगह का नाम भूल जा रहा हूँ, टॉप एरिया, ये सब एरिया आता है मुंबई में। एक सेकेंड। 1 करोड़ में अगर आप मुंबई में जाते हो ना सर, अगर टॉप एरिया में लोगे तो हार्डली एक 1 रूम किचन भी नहीं होगा, सीरियसली, एक 1 रूम किचन भी नहीं ले पाओगे। कौन सा एरिया मैं बताता हूँ आपको। ये मैं मुंबई में ही हूँ ना सर, कहाँ पर हूँ? हाँ ओहो, मैं तो दमन में चला गया, मुंबई में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ जगह को। हाँ ये सब एरिया है। ये जैसे कि गोरेगांव, ठीक है, गोरेगांव, फिर आपका ये सब मेन एरिया है, ठीक है। अंधेरी, ठीक है। एक एक जगह उसको बोलते हैं, मैं गया था उसमें 2 बार, क्या बोलते हैं, कार्टर रोड बोल के एक जगह है, टॉप एरिया है कार्टर रोड, सब सेलिब्रिटीज लोगों का घर होता है उधर। कार्टर रोड में अगर आपके पास 1 करोड़ है तो आप सोचो कि एक किचन मिले तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा साइड में जाओगे तो ऑब्वियसली 1 करोड़ में 2 BHK मिल जाएगा, ठीक है। 2 BHK इधर इस साइड में मिल सकता है, ये नॉर्थ साइड में, जैसे ये इधर, ठीक है, ये साइड में भी मिल सकता है। मतलब मैं थोड़ा सा बॉम्बे के रियल एस्टेट के बारे में देख रहा था, बहुत कॉस्टली है मुंबई रियल एस्टेट। तो बेसिक बात क्या है सर, बेसिक बात ये है, अफोर्डेबल हाउस अगर मेट्रो सिटी है तो 60 स्क्वायर मीटर में अफोर्डेबल हाउस बनाना है, और अगर नॉन मेट्रो है तो 90 स्क्वायर मीटर। वैल्यू होना चाहिए 45 लाख के अंदर, और उसमें आप 1% GST लगा सकते हो, मतलब लगाओगे, ठीक है। और ITC ऑन कंस्ट्रक्शन विदाउट, मतलब ITC नहीं मिलेगा। 5% विदाउट ITC, मैंने 5% GST लगा सकते हो, उसमें भी विदाउट ITC इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेस अदर देन अफोर्डेबल हाउस। Commercial apartments such as shops, office, etc. in a residential real estate project, residential real estate project जिसको प्रेप RREP कहते हैं, in which the carpet area of commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all apartments। माने अगर कोई रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है, ध्यान से सुनना, उसके अंदर भी तो आजकल ऑफिस शॉप होता है ना सर,
ऐसे वो रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल अलग से बनता है। रेसिडेंशियल के अंदर भी कॉमर्शियल स्पेस होता है, लेकिन वो रेसिडेंशियल स्पेस के अंदर जो कॉमर्शियल स्पेस बन रहा है पूरा रेसिडेंशियल स्पेस का 15% के अंदर होना चाहिए। यानी अगर एक पूरा एरिया रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए बना गया है, उसका अगर कॉमर्शियल स्पेस उसके अंदर कोई शॉप्स या ऑफिस के लिए, वो हार्डली उसका 15% होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। तभी जाके ये 5% वाला जीएसटी एप्लीकेबल होगा, वो भी विदाउट आईटीसी। बट अफोर्डेबल हाउस के केस में नहीं होगा, क्योंकि अफोर्डेबल के केस में 1% और वो भी अप टू 45 लाख, मेट्रो सिटी में 60 स्क्वायर मीटर, नॉन मेट्रो में 90 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? above tax rate shall be available subject to following conditions. ITC shall not be available. 1% या 5% में ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा या जो भी रियल एस्टेट का कुछ भी काम कर रहे हैं उनको ITC नहीं मिलेगा। 80% ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस, माने जो भी आप परचेस कर रहे हो या जो भी सर्विस परचेस कर रहे हो, अदर देन सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc. इसको छोड़ के मैंने एक्चुअली क्या होता है, एक रियल एस्टेट को डेवलप करने के लिए प्रोमोटर को क्या करना पड़ता है सर? प्रोमोटर क्या करता है? डेवलपमेंट राइट परचेज करता है। से फॉर एग्जांपल, आपका कोई कोलकाता के अंदर आपका कोई प्रॉपर्टी है, पुराना 2 स्टोरेड बिल्डिंग है, बट आप चाहते हो कि वो 2 स्टोरी बिल्डिंग नहीं रखना चाहते और किसी प्रोमोटर को आप अपना प्रॉपर्टी दे देना चाहते हो। लेकिन प्रॉपर्टी थोड़ी ना बेचना है आपको, आपको वहीं पर रहना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। बट आपको ना डेवलपमेंट राइट ट्रांसफर करना होगा। किसको? प्रोमोटर को। प्रोमोटर कभी भी आपसे प्रॉपर्टी परचेस नहीं करता है नॉर्मली, गवर्नमेंट से परचेस करके कर सकता है, बट नॉर्मली पर्सनल लेवल में क्या होता है, पर्सनल लेवल में क्या होता है, सपोज ये इंडिपेंडेंट हाउस है ना, ये चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हाउस को खाली करके इसके ऊपर एक प्रोमोटिंग हो जाए। अब प्रोमोटर क्या करेगा, इस पूरा प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पर प्रोमोटिंग करेगा। उसके लिए उसको ना राइट्स चाहिए होता है, और ये राइट का पैसा वो किसको देता है? जिसका जमीन है उसको देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट राइट। तो सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट जो प्रोमोटर को परचेस करना पड़ता है, इसको छोड़ के लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, ठीक है, अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम, कभी सलामी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सलामी कितना लगता है, ये लैंग्वेज यूज होता है फ्रॉम द मुगल पीरियड। ठीक है, सलामी देना पड़ता है। सलामी माने एक एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह, या डेवलपमेंट चार्जेस। इसको छोड़ के अगर कोई भी सर्विस आप परचेस करते हो एज ए प्रोमोटर, जो भी टोटल सर्विस आप परचेस करते हो उसका 80% ऑफ द इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज used in supplying the service shall be purchased from registered person। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक डिस्कशन किया था कि एक प्रोमोटर अपना जो भी प्रोमोटिंग करने के लिए जो भी सर्विस, इनपुट सर्विस या इनपुट्स जो भी परचेस करता है, उसका 80% परचेस या 80% इनपुट सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन से होना चाहिए। मैंने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से करेगा तो आईटीसी अवेल नहीं कर पाएगा। इसके बारे में पहले भी क्लास में डिस्कशन हुआ है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल्स हैं, जैसे ये जो भी सर्विस आपको मैंने अभी बताया। ठीक है, however if the value of inputs and input service purchased from registered supplier is less than 80%, promoter has to pay GST on reverse charge। तो फिर in that case promoter को reverse charge करना पड़ता है अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। आई ऑलरेडी डिस्कस, ये चीज पहले भी डिस्कस हुआ है। ठीक है, 18% रेट में देना पड़ता है। जितना शॉर्टफॉल होगा उसके ऊपर 80% के जितना शॉर्टफॉल हो जाएगा। मैंने अगर टोटल काम 1 करोड़ का हुआ है, प्रोमोटर ने अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट में काम किया है, तो 1 करोड़ का 80% कितना होता है? 80 लाख। और ये 80 लाख का कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस किसी ना किसी से परचेस करना पड़ता है प्रोमोटर को। तो जो भी प्रोमोटर ने परचेस किया, अगर वो 80% के अंदर आ गया तो आईटीसी अवेल हो पाएगा। अगर 80% नॉन रजिस्टर्ड लोगों से लिया है, मैंने 80% से जितना कम, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़ में से 60 लाख रजिस्टर्ड से लिया है
पर 20 लाख नॉन रजिस्टर्ड लोगों से लिया है, तब प्रोमोटर को रिवर्स चार्ज पेमेंट करना पड़ता है, और वो भी जो शॉर्टफॉल अमाउंट है उसके ऊपर 20 लाख पे 18% रेट पे, टू द एक्सटेंड शॉर्ट ऑफ 80% ऑफ द इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लाई। और सीमेंट के बारे में भी बोलता है, वेयर सीमेंट इज रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्रोमोटर बिजनेस बिल्डिंग बनाएगा तो सीमेंट खरीदेगा, तो सीमेंट अगर किसी अनरजिस्टर्ड से ले रहा है तब प्रोमोटर शैल पे टैक्स ऑन सप्लाई ऑन सच सीमेंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। ऐसे तो जो सप्लाई करेगा उसको देना पड़ता है, बट अगर सीमेंट ले रहे हो अनरजिस्टर्ड से तो गवर्नमेंट अनरजिस्टर्ड सीमेंट सप्लायर को पकड़ने नहीं जाएगा, प्रोमोटर को बोलेगा आपको आरसीएम के थ्रू से टैक्स देना पड़ेगा, और रेट एप्लीकेबल हो जाएगा 28% एट प्रेजेंट, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। मोreover, जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स shall be paid by the promoter on reverse charge basis under section 9 subsection 4 of the CGST Act। कैपिटल गुड्स बने जो भी मशीन एटसेट्रा प्रोमोटर परचेस करता है, ओके, मशीन एटसेट्रा जो भी प्रोमोटर परचेस करता है उसके ऊपर वो जीएसटी पे करता है। प्रोमोटिंग करने के लिए मशीनरी चाहिए होता है ना सर, तो जो भी जीएसटी पे करता है उसका जीएसटी गवर्नमेंट के घर में डायरेक्टली जमा करना पड़ता है आरसीएम के बेसिस में। इसका नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इस डेट को दिया। ये है रियल एस्टेट रिलेटेड बातें कि रियल एस्टेट सेक्टर में जीएसटी का क्या खबर है। याद रखना सर, इंपॉर्टेंट है। इसमें सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका था, इसी टॉपिक में मैंने पहले भी बात किया एक बार, आज एक बार मैंने आपको फिर से कर दिया क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हो गए। बोलो सर, क्लैरिटी मिला? प्लीज टेल मी। हाँ सर। ठीक है, ओके सर, आज ज्यादा लोड नहीं दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं रखूंगा कॉम्पोजिशंस पे, ये एक अपने आप में ही एक बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट दिन मैं आपका दो चीज पढ़ाऊंगा, एक एचएसएन कोड के बारे में थर्सडे वाला क्लास में। थर्सडे राखी है ना, तो शायद थर्सडे को क्लास नहीं कर पाऊंगा, किसी और दिन करवा दूँ, ठीक है? क्लास मिस नहीं होगा, क्लास होगा, ठीक है? या फिर अगर हो भी सकता है राखी के दिन, हो भी सकता है, मैं बता दूंगा सर। फिर राखी में थोड़ा नेटिव जाऊंगा, तो अगर बाई चांस मैं राखी के दिन क्लास नहीं कराऊंगा तो किसी और दिन करा दूंगा, पहले से ही बोल दे रहा हूँ सर। अच्छा, नाउ पॉइंट इज दैट कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉम्पोजिशंस पढ़ाऊंगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इन दिस चैप्टर। और इसके बाद ना मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिसिंग कि चार्ज अंडर जीएसटी से क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इंटरेस्टिंग रहेगा सर, नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है? और वो एचएसएन कोड के बारे में बात करूंगा कि जो चार्ट बनता है ना टैरिफ आइटम वगैरह का, उसमें किस तरह से एचएसएन कोड यूज किया जाता है। इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के टाइम पे एचएसएन कोड का यूज होता है। जब कोई प्रोडक्ट सप्लाई होता है ना तो जीएसटी बिल बनता है, तो बिल के ऊपर भी एचएसएन कोड, सर्विस कोड सब लिखा रहता है। इसमें प्रोडक्ट का पहचान होता है। 5,000 के ऊपर का दुनिया भर में गुड्स का ट्रांसपोर्टिंग होता है, हर चीज को अलग अलग नाम से जानना पॉसिबल नहीं है। हम लोग बनाना को बनाना बोलते हैं, कोई और कंट्री किसी और नाम से बोलता होगा, लेकिन कोड देख के सबको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा प्रोडक्ट है, और वो भी इंटरनेशनल लेवल में फॉलो होता है, ठीक है? सो आई विल डिस्कस, ये डिस्कस करना पड़ेगा सर, मजेदार पॉइंट होगा, ठीक है? तो फिर आज इतना ही रखता हूँ, प्लीज गो थ्रू कर लेना टॉपिक को, अगर नोट्स नहीं है तो मेरे से कलेक्ट कर लेना, बट पढ़ लेना सर, बहुत डिटेल्स में जा रहा हूँ जीएसटी में, कोई भी पॉइंट छूटे ना, और इम्पोर्टेंट जो बार बार बोलता हूँ उसको तो बिल्कुल ना छूटे। और क्वेश्चन आंसर चैप्टर के नीचे भी होता है, आप चाहो तो अलग से भी प्रैक्टिस करना चालू कर दो, क्योंकि प्रोविजन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर समझने में दिक्कत नहीं होता है, ठीक है? प्रॉब्लम तब होता है जब आप प्रोविजंस नहीं पढ़ते हो और सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपको जब एग्जाम लेगा, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट हो, सीएम इंस्टीट्यूट हो, एनी इंस्टीट्यूट, आपको जीएसटी के रिलेटेड काम सबको करना पड़ता है ना? चार्टर्ड को भी करना पड़ता है, सीएमए को भी करना पड़ता है, सीएस को भी करना पड़ता है। तो तब रियल लाइफ में क्या सिचुएशंस होगा किसको पता? इंस्टीट्यूट घुमा के सवाल करता है, आपको रेडी रहना है। इट्स ऑल अबाउट योर डिटेल्स नॉलेज कैपेसिटी, कि आप कितना अच्छा डिटेल्स में पढ़ रहे हो और उसके ऊपर बेसिस में कितना अच्छा आंसर देने के लिए रेडी हो रहे हो। शॉर्टकट मत करना सर, पढ़ाई करो। ओके सर, तो फिर आज इतना ही है।
गुड नाइट सर, फिर बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Right, sir. बाय सर। बाय सर।